हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। सो आज एक नया टॉपिक है, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी। तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, ये होता क्या है, व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। ये सारे बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, अगर हम जान ले तो वैसे भी बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी एग्जैक्टली। तो अगर हमें पता है, जैसे भी कोई भी प्रोग्राम हम लिखते क्यों है, बेसिकली टू परफॉर्म एनी टास्क, या हमें कोई टास्क असाइन होता है, उसको हम परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम कर लिखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, मान लो अगर ये एक प्रोग्राम है हमारे पास, तो बेसिकली होता क्या है कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है बेसिकली, या इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, ऐसे कॉन्टिन्यूसली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, नेक्स्ट, तो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है ना, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होता है। दैट मीन्स एक फ्लो जो है, रिदम है उस प्रोग्राम का मेंटेन होता है। अब हमने क्या किया, जस्ट एग्जांपल, हमने इस फ्लो में कंडीशन लगा दी। मान लो नेचुरल फ्लो ऑफ जो प्रोग्राम है उस पे कंडीशन लगा दिया कि यस, अगर ये कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है, या तो प्रोग्राम दिस वे में फॉलो करेगा। अगर कंडीशन मान लो फॉल्स होता है, तो प्रोग्राम क्या होगा, हमारे अकॉर्डिंग कोई दूसरा हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लगाए हुए हैं, उस पे वो वर्क करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन फाइनली टर्मिनेट होगा। सो अब यहाँ तक आई थिंक मुझे लग रहा है कि सबको क्लियर हो गया कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्या करता है कि एक प्रोग्राम की जो फ्लो है उसको चेक करता है कि ऑन अ सर्टेन कंडीशन द इंस्ट्रक्शंस विल बी एग्जीक्यूटेड सिंपली। तो बेसिकली हम ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट कब होता है, जब कंडीशन में ट्रू या और फॉल्स वैल्यू होता है। अगर ट्रू होता है तो वो एक अलग पाथ पे फ्लो करेगा पूरी प्रोग्राम, अगर फॉल्स है तो अलग पाथ पे फ्लो करेगा। ठीक है, तो आगे हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइप्स क्या क्या है, इफ क्या है, इफ एल्स कैसे वर्क करता है, एंड इफ लैडर हम देखने वाले हैं। देन फाइनली फिर हम देखेंगे कि जो स्विच केस है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि कंडीशनल स्टेटमेंट पहला है इफ एल्स। इफ एल्स में हम देखेंगे इफ कैटेगरी की इफ क्या है एक्चुअली, इस पे एक हम एग्जांपल भी देखेंगे, प्रोग्राम कैसे वर्क करता है इसके फ्लो चार्ट भी देखेंगे। देन इफ एल्स हम देखेंगे हमारे प्रोग्राम में, देन इफ एल्स इफ कैसे वर्क करता है। देन नेस्टेड इफ देखेंगे, जिसको हम इफ ब्लॉक के लैडर भी कहते हैं सिंपली। ठीक है, और फाइनली हम देखेंगे जो स्विच केस है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इफ केस। सो पहला कंसेप्ट हमारा इफ। अगर हम बात करें इफ कंडीशनल स्टेटमेंट की, ये क्या करता है बेसिकली, अगर इसकी सिंटैक्स हम देखें तो इफ क्या होता है, कोई भी ब्लॉक या कोई भी प्रोग्राम के बीच में अगर हमने कहीं पे इफ कंडीशन अप्लाई किया है, तो जब भी क्या होता है कि ये जो कंडीशन है ना, ये जब भी ट्रू वैल्यू होता है, बेसिकली ट्रू और नॉन जीरो वैल्यू। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि जो ट्रू वैल्यू है ना, दैट मीन्स कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो तो चलेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज ट्रू वैल्यू और व्हाट इज नॉन जीरो वैल्यू। अब अगर हमने यहाँ पे इफ कंडीशन हमने लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल 3 ग्रेटर देन 2, तो यस ये तो ट्रू है। दैट मीन्स ये जो ब्लॉक होगा, इफ ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। अब अगर मैं दूसरा कंडीशन ऐसा लिखता हूँ, इफ कंडीशन की जगह मैंने सिर्फ लिख दिया, जस्ट एग्जाम्पल मैंने 2 लिख दिया, क्या ये एग्जीक्यूट होगा, यस एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा है, जो कंडीशन है या तो ट्रू वैल्यू होना चाहिए, सो ये 2 ये ट्रू वैल्यू है, और या तो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, यस ये भी नॉन जीरो वैल्यू है। तो देखो ये ट्रू कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, 3 ग्रेटर देन 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और नॉन जीरो की बात करें तो ये कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, टू टू पे। सो दैट मीन्स इफ जो कंडीशनल कंडीशन है, इफ का जो कंडीशन है वो अगर ट्रू है तब भी इफ ब्लॉक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर वो नॉन जीरो है तब भी क्या होगा ना, इफ ब्लॉक कंडीशन जो है वो क्या होगा ना, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन क्या है, ट्रू या नॉन जीरो। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर हम देखें, जो इफ कंडीशन है वो सिर्फ एक बार चेक हो रहा है, फिर वो स्टेटमेंट को या ब्लॉक को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक ही बार इसको चेक कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इफ ब्लॉक को या इफ कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वन वे सिलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वन वे सिलेक्शन। ये पॉइंट आगे और क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज वन वे सिलेक्शन, व्हाट इज सिलेक्शन टू वे सिलेक्शन, जब हम इफ और एल्स ब्लॉक दोनों को कंबाइन करके देखेंगे। क्योंकि हम इफ एल्स जो है वो टू वे सिलेक्शन होता है, या तो इफ होगा या तो एल्स होगा। सो दैट इज टू वे कंडीशन। बट इफ क्या है, सिर्फ एक ही बार चेक कर रहा है, तो इसीलिए हम इफ को क्या कहेंगे, वन वे सिलेक्शन कहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज है, अगर इसकी फ्लो चार्ट देखते हैं हम, एक सेकेंड, हाँ, इसकी अगर हम फ्लो चार्ट देखें, तो सबसे पहले क्या होता है ना, यहाँ से प्रोग्राम एंटर किया, एंटर करने के बाद सबसे पहले उसने चेक किया इफ की कंडीशन। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है, या मैंने अभी बताया नॉन जीरो है, ट्रू है अदरवाइज नॉन जीरो है, तो वैल्यू क्या होगा, ट्रू की तरफ जाएगा। तो इफ ब्लॉक के अंदर जो भी हमारा स्टेटमेंट हमने दिया होगा प्रोग्राम को, वो सारे एक एक करके वो एग्जीक्यूट करेगा, देन फाइनली वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर
फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जो इफ कंडीशन है, इफ फेल्स हो गया या फॉल्स हो गया या फॉल्स हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोग्राम यहाँ से एंटर करेगा, मतलब इस वाले कोड को, जो इफ ब्लॉक के अंदर जो कोड है वो नहीं एग्जीक्यूट होगा, डायरेक्टली वो क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब इफ ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, अगर उसके बाहर कोई अदर स्टेटमेंट्स है उसको प्रिंट करेगा या जो भी फंक्शन करेगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली बात हमारे यहाँ पे है कि जो इफ ब्लॉक है वो क्या करता है बेसिकली ना, अगर हम इफ ब्लॉक देखें तो अगर इफ कंडीशन के बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट हमने विदाउट कर्ली ब्रेसेस यूज किए हुए लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ कंडीशन print प्रिंट, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया माय नेम इज, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया शुभम, ठीक है, मैंने ये जैसे लिख दिया, ठीक है, तो इफ कंडीशन जब चेक होगा, मान लो कंडीशन ट्रू है या नॉन जीरो है, तो जस्ट इफ ब्लॉक क्या करेगा, एंटर करेगा। अब यहाँ पे तो इफ ब्लॉक, आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो करली ब्रेसेस है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट याद रखना इफ ब्लॉक हमेशा सिंगल लाइन आफ्टर इफ ब्लॉक, जो भी सिंगल लाइन होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर दैट अगर हमने करली ब्रेसेस यूज नहीं किया है तो उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे उन्हें वो क्या करेगा, नेग्लेक्ट कर देगा। मतलब यहाँ पे हमें फाइनली एक चीज पता चल गया, क्या पता चला कि जो इफ कंडीशन है वो जब भी ट्रू होता है तो सिर्फ एक ही लाइन को क्या करता है, उसके नेक्स्ट अगर हमने करली ब्रेसेस ना यूज किया है तो सिर्फ एक ही लाइन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो ये एक मतलब इसकी ट्रिकी पार्ट है कि जहाँ पे मान लो हमें प्रोग्राम के बीच में कहीं पे इफ यूज करना है और उसके बाद मान लो हमें एक ही लाइन एग्जीक्यूट कराना है इफ कंडीशन बेसिस पे, तो हमें फालतू में दो लाइन और बर्बाद नहीं करना है यूजिंग करली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये चीज याद रखने वाली बात है। ठीक है। अच्छा, और अगर मल्टीपल लाइन यूज करेंगे देन यस, हम ऑब्वियसली क्या करेंगे ना, मल्टीपल या ब्लॉक यूज करेंगे या कह सकते हो कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे फॉर मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रोग्राम देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट या इफ कंडीशन यूज करके। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक हेडर फाइल ले लिया, इंक्लूड stdio input output dot h int main कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंटीजर टाइप एक नंबर वेरिएबल लिया, उसमें जीरो को असाइन कर दिया, पहला स्टेप। तो यहाँ पे हमारा नंबर जो है उसकी वैल्यू कितना हो गया, जीरो, इस स्टेप पे। अब मैंने क्या किया, प्रिंट एफ एंटर द नंबर, मतलब यहाँ से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ एंटर द नंबर, फिर मैंने स्कैन एफ लगाया, परसेंटेज डी दैट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, एम% एन दैट मीन्स नंबर के एड्रेस पे मैंने क्या किया, यूजर से वैल्यू ले लिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर जीरो था, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नंबर को एंटर कराया 8, क्या कराया 8, तो अब ये जो नंबर की वैल्यू है ये यहाँ पे क्या बन गया, 8 बन गया। ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही यहाँ पे हम पहुंचे इफ कंडीशन पे, तो हमने चेक किया n मॉड्यूलो 2। अब मॉड्यूलो, ध्यान रखना एक चीज, मॉड्यूलो मीन्स व्हाट ना, रिमाइंडर, मॉड्यूलो हमेशा क्या करता है, रिमाइंडर को चेक करता है। ठीक है। और जब हम डिवीजन लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है ना, वो क्वेश्चन को चेक करता है। अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया, मॉड्यूलो, सो n मॉड्यूलो 8 2 मींस 8 मॉड्यूलो 2, और हमें पता है 8 मॉड्यूलो 2 दैट मींस रिमाइंडर विल क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे देखो उसने यही कंडीशन चेक किया, क्या, n मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन ट्रू, तो यस, देन सडनली उसके बाद क्या होगा, हम इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट्स में या ब्लॉक के अंदर एंटर करेंगे। तो एंटर जैसे ही किया हमें मिला प्रिंट एफ परसेंटेज डी नंबर इज इवन एंड नंबर, तो नंबर की जगह जो भी है फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पे उसने क्या किया, परसेंटेज डी को पिक किया, परसेंटेज डी मीन्स 8, नंबर इज इवन, प्रिंट कर दिया और बाहर आ गया रिटर्न ओ, और ब्लॉक को फिर उसने क्लोज कर दिया। ठीक है, टर्मिनेट हो गया। तो दैट मीन्स हमारा जो कंसोल में अगर देखेंगे तो सबसे पहले देखो प्रिंट एफ कहाँ पे, यहाँ पे प्रिंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे कंसोल में क्या आएगा, एंटर द नंबर। अब मान लो नंबर की जगह हमने डाल दिया 8। ठीक है, तो देन फाइनली ये पूरा लूप इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो देन प्रिंट एफ कहाँ पे, यहाँ पे, तो परसेंटेज डी मीन्स 8, क्योंकि उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर नंबर कितना, 8 है, 8 नंबर इज इवन। सो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक इफ कंडीशन यूज करके हमने एक लूप या एक सॉरी इफ कंडीशन यूज करके हमने क्या किया, एक प्रोग्राम रन करा दिया। ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज आवर इफ एल्स कंडीशंस। दूसरा टॉपिक है हमारा इफ एल्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये टू वे ब्लॉक स्टेटमेंट होता है, टू वे सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है। दैट मीन्स अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो इफ जो ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करता है, लेकिन अगर इफ ब्लॉक फॉल्स हो जाता है तो वो क्या करता है, एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट कर देता है।
ठीक है, देखते हैं फटाफट क्या है। अगर हम इसकी सिंटैक्स की बात करें, इफ देखो ध्यान से, इफ ऑलरेडी जान चुके हो तो अगर कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है, दैट मीन्स नॉन जीरो वैल्यू होता है, तो वो क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल इफ, फॉर एग्जाम्पल 2 ग्रेटर देन 3, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नो। सो यहाँ पे ये क्या हुआ, फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स हुआ तो ये क्या करेगा, जैसे ही फॉल्स होता है तो ये एल्स ब्लॉक को ढूंढ रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो क्या हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो वो कहाँ पे गया, एल्स ब्लॉक में। अब एल्स ब्लॉक में अगर उसने देखा, इसके अंदर मान लो कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, मान लो कुछ भी है, फॉर एग्जांपल प्रिंट माय नेम इज शुगर, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये, इसने इफ ब्लॉक स्टेटमेंट को एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट में देखा ये चीज है, तो उसने क्या किया, कंसोल में इसको प्रिंट कर दिया और फाइनली टर्मिनेट हो गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है तुम्हें, अगर मान लो इसको मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड, अगर हमें क्या मिला, हाँ, अगर हमें ये मिलता है कि अगर मान लो इफ कंडीशन क्या है, ट्रू हो गया, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 ग्रेटर देन 1, यस कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा वो क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो इफ के अंदर है उसको वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जो एल्स पार्ट है उसके पास अब वो नहीं जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये एक कंडीशन इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो एल्स ब्लॉक में नहीं जाएगा, और अगर इफ कंडीशन फेल्स होता है तभी वो क्या करेगा, एल्स ब्लॉक को ब्लॉक पे जाएगा, या उसको जो भी उसके अंदर ऑपरेशन है या प्रिंट है जो भी वो कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसी को हम क्या कहते हैं, टू वे सिलेक्शन है, स्टेटमेंट है, क्योंकि ये इफ को भी चेक कर रहा है और एल्स को भी चेक कर रहा है। सो इफ मींस 1 और एल्स मींस 2, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, टू वे सिलेक्शन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम फ्लो चार्ट देख ले फटाफट, तो यहाँ से इसने क्या किया, एंटर किया प्रोग्राम, इसने इफ कंडीशन जो चेक किया, अगर ट्रू है तो यहाँ से एंटर कर गया, इफ के ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है उसको उसने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया, और फाइनली यहाँ से टर्न आउट या रिटर्न करके यहाँ से वो टर्मिनेट हो गया। अगर अब अगर क्या हुआ, इफ कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉर एग्जांपल अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या होगा ना, ये वाले स्टेटमेंट की तरफ तो वो जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा ना, एल्स ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा। देन एल्स ब्लॉक में वो क्या करेगा, जितने भी उसके अंदर स्टेटमेंट्स है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा वन बाय वन, और फाइनली यहाँ से वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इफ एल्स पे बेस्ड इसका एक कोई एक प्रोग्राम देख लेते हैं। देखो, सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमाया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने stdioh डॉट हेडर फाइल यूज किया इंट मेन। अब नंबर इक्वल्स टू 0, एंटर द नंबर, यूजर से एक नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने यूजर से नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 7 लिया है, क्या लिया है, 7। अब नंबर की जगह कितना है, 7। अच्छा, तो जैसे ही यहाँ पे इफ ब्लॉक पे मैं आया, मैंने चेक किया n मॉड्यूलो 2 क्या इक्वल्स टू 0 है, हमें पता है 7 मॉड्यूलो 2, तो रिमाइंडर कभी भी नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। सो रिमाइंडर तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या करेगा, इफ ब्लॉक के जो भी स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देन कहाँ जाएगा, वो डायरेक्टली चला जाएगा किसमें, एल्स पार्ट में। तो जैसे ही वो एल्स पार्ट में गया तो उसने देखा, एल्स एल्स में एंटर किया, उसने देखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी नंबर इज ऑड, तो उसने क्या किया, परसेंटेज नंबर को ढूंढा पहले, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी, तो इंटीजर टाइप नंबर को ढूंढा, नंबर में क्या है, 7 स्टोर है, तो यहाँ पे उसने लिखा 7 नंबर इज ऑड, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम कंसोल में देखेंगे आउटपुट में, तो पहले क्या आएगा कि प्रिंट एफ एंटर द नंबर, तो यहाँ पे पहले आएगा एंटर द नंबर। अब नंबर की जगह हमने कितने डाल दिया, 7 फॉर एग्जाम्पल, तो आउटपुट में क्या आया, 7 नंबर इज ऑड, ठीक है। तो ये था प्रोग्राम यूजिंग इफ एल्स, आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज इफ एल्स इफ, ठीक है। तो ये क्या होता है, मल्टीपाथ डिसीजन स्टेटमेंट होता है। बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करने हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें बहुत सारे रास्ते हो, अलग अलग कंडीशन चेक करने हैं, कोई एक कंडीशन उनमें से ट्रू होगा, तभी क्या होगा, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा या ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, उसके अलावा कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, दैट इज मल्टीपाथ डिसीजन स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर इसकी सिंटेक्स देखेंगे तो बड़े इजीली समझ आ जाएगा। हमने देखा, पहले इसने इफ कंडीशन को चेक किया, यहाँ पे अगर ये ट्रू है, इसने क्या किया, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, और फाइनली बेचारा यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आउट हो गया, सीधा टर्मिनेट कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट इसके बाद इफ एल्स पे आया, देन इफ एल्स कंडीशन पे यहाँ पे कंडीशन हमने लगा रखा है फॉर एग्जाम्पल, फिर यहाँ पे उसने देखा कि ये भी फॉल्स है,
तो वो कहाँ पे आया, इसको भी उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, फिर यहाँ पे आ गया इफ एल्स। अब मान लो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ से वो डायरेक्ट क्या करेगा, इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ से फाइनली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो सारे कंडीशन फॉल्स हो गया, तो फाइनली वो क्या करता है, एल्स के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करके फाइनली टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली याद रखना है जो इफ एल्स इफ कंडीशन है, इसमें क्या है, ये मल्टीपाथ डिसीजन स्टेटमेंट है, ये मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है, और कोई उनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई होने पे वो क्या करता है कि उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इफ एल्स इफ के फ्लो चार्ट देखते हैं। हमने यहाँ से प्रोग्राम को एंटर कराया, जैसे ही एंटर किया उसने सबसे पहले इफ की कंडीशन चेक किया, अगर ये ट्रू है तो इसने इफ ब्लॉक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करने के बाद फाइनली क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब ये वाला ट्रू नहीं रहा, फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हुआ, जैसे ही नीचे आया वो उसने फिर चेक किया एल्सिफ कंडीशन, अगर ये ट्रू है फिर यहाँ से एल्सिफ ब्लॉक के उसके एग्जीक्यूट करने के बाद फाइनली यहाँ से वो टर्मिनेट हो गया। अब अगर यहाँ पे अगेन फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे वो चेक करेगा, कंटिन्यूअसली ऐसे चेक करते जाएगा, और फाइनली अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो वो एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी डिसीजन है या जो भी स्टेटमेंट्स है उसको वो प्रिंट कर देगा या एग्जीक्यूट कर देगा, और फाइनली यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इफ एल्सिफ लैडर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक इसकी प्रोग्राम भी देख लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया a जो कि इंटीजर टाइप है, और उसमें वैल्यू असाइन कर दिया 8, तो a इज इक्वल्स टू 8। तो हमने जैसे ही इफ ब्लॉक में एंटर किए तो हमने कंडीशन किया इफ a इज इक्वल्स टू 5, ये तो यहाँ पे उसने चेक किया क्या कि ये तो ट्रू है नहीं, तो कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो उसने क्या किया, ये ये वाली कंडीशन को उसने प्रिंट नहीं किया। जैसे ही प्रिंट नहीं किया तो उसने चेक किया नेक्स्ट कंडीशन दैट इज एल्स इफ, जैसे ही उसने एल्स इफ चेक किया a इज इक्वल टू 8, यस, तो a की वैल्यू सेटिस्फाई कर गया, या ट्रू है कंडीशन, तो वो क्या करता है, जस्ट आफ्टर दैट जो भी स्टेटमेंट होता है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, दैट इज प्रिंट एफ द नंबर इज 8। ठीक है, तो आउटपुट कंसोल में क्या आएगा, देन उसके बाद वो ना तो एल्स इफ पे जाएगा ना तो एल्स ब्लॉक में जाएगा, फाइनली वो क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो आउटपुट कंसोल है उसमें क्या आएगा, द नंबर इज 8। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आई थिंक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज नेस्टेड इफ एल्स। सो अगर नेस्टेड इफ एल्स की बात करें तो बेसिकली ये क्या है, एक मल्टी वे सिलेक्शन स्टेटमेंट है। बेसिकली होता क्या है कि अगर एक नॉर्मली इफ का नेस्ट है, उसके अंदर हमने और एक इफ एल्स यूज कर लिया, दैट इज नोन एज नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं व्हेन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रिक्वायर्स मोर देन वन टेस्ट कंडीशन, मतलब एक से ज्यादा टेस्ट कंडीशन को चेक करता है कोई भी प्रोग्राम, सो दैट इज नोन एज नेस्टेड इफ एल्स बेसिकली। ठीक है, तो अगर इसकी सिंटैक्स देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ का इसने एक बार ब्लॉक में जैसे एंटर किया, इफ कंडीशन चेक किया, मान लो ये कंडीशन ट्रू है, तो जैसे उसके ट्रू हुआ तो ये इफ ब्लॉक का ये पूरा इफ का ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये एक ही ब्लॉक है समझ लो, इफ का है। ठीक है, और ये जो है ये किसका है, एल्स पार्ट का है। ठीक है, यहाँ से अब जैसे ही यहाँ से प्रोग्राम एंटर किया, मान लो यहाँ पे ट्रू है कंडीशन, तो क्या करता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक में एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद इसने पहले चेक किया इफ कंडीशन, तो यस मान लो अगर ये कंडीशन ये भी ट्रू है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या इफ कंडीशन यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स हो जाता है, तो वो क्या करेगा, इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और कहाँ पे चला जाएगा, एल्स कंडीशन पे। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा और बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आया उसने देखा ये इफ कंडीशन तो पहले ही सेटिस्फाई हो गया था, तो उसके साथ जो एल्स कंडीशन है उसको तो प्रिंट करेगा नहीं, और यहाँ से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर इसका हम अगर दूसरा वे देखें, तो दूसरा वे कैसे होगा कि अगर जैसे ही अगर इफ कंडीशन यहाँ पे पहले ही फॉल्स हो जाता है, तो इफ का जो पूरा ब्लॉक है उसको वो क्या करेगा, बिल्कुल मतलब छेड़ेगा नहीं, या उसको उसके उसके कोई मतलब ही नहीं, नेक्स्ट वो सीधा किस पे आ जाएगा, एल्स पार्ट पे आ जाएगा। तो जैसे ही एल्स पार्ट पे आएगा फाइनली वो क्या करेगा, एल्स पार्ट के अंदर जितने भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है उसको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा और फाइनली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल वे है या मल्टी वे सिलेक्शन स्टेटमेंट है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स को मल्टीपल या मल्टी वे सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल टॉपिक हमारा इस सेशन का दैट इज द स्विच। स्विच केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि इसे समझना, क्योंकि स्विच केस हमारे काम जो है ना बहुत इजी बना देता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो देखते हैं बेसिकली हम अगर स्विच केस की बात करें ना, तो ये इफ एल्स इफ जो लैडर था ना उसका सब्स्टिट्यूट कह सकते हो। जैसे इफ में हम क्या करते थे, कंडीशन चेक करते थे, फिर नहीं अगर वो
ट्रू होता था, फॉल्स होता था, तो हम फिर इफ एल्स पे चेक करते थे, फिर अगेन इफ एल्स पे। तो स्विच क्या करता है, डायरेक्टली केस चेक करता है। अगर केस नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो, केस नंबर 2 अगर कर रहा है तो उसको कर दो, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या देख लेते हैं। अगर हम सिंटैक्स की बात करें स्विच की, स्विच मान लो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब मान लो फॉर एग्जांपल केस 1, अगर ये केस 1 सेटिस्फाई होता है, स्विच मान लो एक्सप्रेशन की जगह चुकी है, यहाँ पे अगर केस 1 सेटिस्फाई हो जाता है तो वो क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। किसके, केस 1 के। अब अगर ये केस 1 मैच नहीं किया किसके साथ, स्विच एक्सप्रेशन के साथ, तो ये 1 को नहीं जाएगा, फिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो उसने देखा यहाँ पे केस 2, उसने देखा मान लो अगर यहाँ एक्सप्रेशन में इसकी जो वैल्यू है मान लो 2 है, तो वो कहाँ पे गया, केस 2 मैच कर गया। तो उसके अलाउंग जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। और उसके बाद क्या करेगा, अगर हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ब्रेक का यूज करना है, ध्यान रखना है व्हाई वी यूज ब्रेक इन स्विच केस बेसिकली। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर केस है उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बाद अगर हमने ब्रेक यूज नहीं किया है, तो ध्यान रखना है कि क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली मान लो केस नंबर 2 यहाँ पे मैच कर गया, तो मान लो यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं यूज किया है, तो क्या होगा, जैसे ब्रेक हम यूज नहीं करेंगे तो केस 2 के बाद जितने भी केस होंगे ना उन सबको प्रिंट कर देगा, ये उन सबको एग्जीक्यूट कर देगा, केस नंबर 2 से केस नंबर 3 4 5 एन तक, फाइनल डिफॉल्ट तक वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए ब्रेक लगाना मस्ट है। कि मान लो अगर केस 1 के बाद में हमने ब्रेक ना लगाया होता, कि केस 1 अगर वो एग्जीक्यूट कर रहा है, सो दैट मीन्स वहां वो सिर्फ केस 1 ही एग्जीक्यूट करे। अगर नहीं लगाया होता वो केस 1 2 3 4 सबको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, आउटपुट पे शो कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ब्रेक का इंपॉर्टेंट है क्या, कि ईच केस के बाद हम ब्रेक इसलिए लगाते हैं ताकि वो सिर्फ उसी केस को ही क्या करे ना, प्रिंट या आउटपुट दे, या उसी केस को एग्जीक्यूट करे जो हमारा मैच करे। ठीक है, तो यूज ऑफ ब्रेक इज, दैट्स व्हाई यूज ऑफ ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्विच केस खास करके। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर हम स्विच केस का फ्लो चार्ट देखें एक्चुअली कैसे वर्क करता है, तो जैसे फ्लो में हमने एंटर किया या हमने प्रोग्राम में एंटर किया, तो हमने सबसे पहले स्विच एक्सप्रेशन चेक किया। चेक किया जैसे ही, तो हमने अगर हमारा केस 1 मैच हो गया तो वो क्या करेगा, केस 1 के ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा और फाइनली टर्मिनेट कर जाएगा। और अगर केस 2 मैच कर गया, केस 1 मैच नहीं किया, तो केस 2 में एंटर करेगा और फिर फाइनली उसको एग्जीक्यूट कर देगा। केस 3 में एंटर किया, मान लो वो केस 3 भी मैच नहीं किया, फॉर एग्जांपल केस 2 नहीं मैच किया, केस 1 नहीं मैच किया, केस 3 भी मैच नहीं किया, ऐसे एन नंबर ऑफ केसेस अगर वो मैच नहीं करता है, तो फाइनली क्या करता है, डिफॉल्ट, हम हमेशा स्विच केस में याद रखना, केस नंबर 1 केस नंबर 2 केस नंबर 3 और फाइनली लास्ट वाली जो होती है डिफॉल्ट होती है। अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है स्विच स्टेटमेंट में, तो फाइनली वो क्या करेगा ना, डिफॉल्ट वाली जो भी ब्लॉक होगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। अब मान लो डिफॉल्ट ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट्स है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा और फाइनली टर्मिनेट हो जाएगा। सो ये दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट। सो अगर एक प्रोग्राम भी देख लेते हैं स्विच केस का, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे बेसिकली बाय यूजिंग स्विच केस वी आर गोइंग टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर, बेसिकली हम बना रहे हैं स्विच केस यूज करके। तो देखो, अब हमने क्या किया, सबसे पहले इंक्लूड stdio डॉट h हेडर फाइल है, इंट मेन है। देन हमने एक ऑपरेटर एक लिया, हमने उसको हमने कैरेक्टर टाइप डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटर, उसको हमने कैरेक्टर टाइप डिफाइन कर दिया। अब दैट मींस ऑपरेटर के पास एक ब्लॉक असाइन हो गया जिसमें हम कैरेक्टर डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, देन हमने कुछ ए और बी को डबल टाइप कैरेक्टर में डिसाइड किया, या डबल फ्लोट टाइप हमने क्या किया, यूज किया यहाँ पे। ए और बी को ए का यहाँ पे एक बॉक्स बन गया जिसमें हम डबल टाइप डेटा रख सकते हैं, एक बी का ब्लॉक बन गया। देन प्रिंट एफ, एंटर द ऑपरेटर प्लस माइनस स्टार एंड डिवीजन। ठीक है, तो हमने क्या किया ना, आउटपुट जो कंसोल है उसमें हमें सबसे पहले प्रिंट एफ में क्या मिला, एंटर एंड ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। तो हमने जस्ट एग्जांपल मान लो हमने यहाँ पे दे दिया मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन दे दिया। देन उसके बाद उसने स्कैनफ परसेंटेज सी ऑपरेटर, एंड मतलब एंड ऑपरेटर में हमने परसेंटेज सी की जगह क्या दे दिया, स्टार दे दिया। तो ये ऑपरेटर में जाके क्या स्टोर हो गया, स्टार जाके स्टोर हो गया। देन हमने चेक किया नेक्स्ट लाइन, दैट इज प्रिंटफ एंटर टू ऑपरेंड्स, मतलब किस दो वैल्यूज के ऊपर हम वो ऑपरेशन करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंटर, आउटपुट स्क्रीन में शो किया एंटर टू ऑपरेंड्स। अब मान लो 2 ऑपरेंड्स हमने डाल दिया, एक डाल दिया 10 और दूसरा हमने डाल दिया 2। ठीक है, 10 और 2। तो 10 कहाँ पे गया, ए पे गया, और बी पे क्या गया, 2 की वैल्यू, क्योंकि देखो उसके बाद हमने स्कैनफ लगा रखा है, परसेंटेज एल एफ एट द रेट ए एंड एम्परसेंड बी। ठीक है, दैट मीन्स क्या है ना, परसेंटेज एल एफ मतलब दैट इज जो ए की वैल्यू है ना,
या ए की जो मेमोरी ब्लॉक है उसमें जाके किसकी वैल्यू स्टोर कर दो, 10 की, और बी की जो मेमोरी है उसमें किसकी क्या वैल्यू स्टोर कर दो, 2 की वैल्यू, ठीक है। देन उसके बाद हमने स्विच केस पे आए, तो स्विच केस में हमने देखा ऑपरेटर, यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह हमने क्या यूज किया, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर में हमने क्या डाल रखा है, पहले स्टार स्टोर्ड है, तो यहाँ पे ऑपरेटर की जगह क्या हो गया, स्टार। अब जैसे ही केस के अंदर हम ब्लॉक के अंदर एंटर किए तो हमने चेक किया केस नंबर प्लस, पर ऑपरेटर में यहाँ पे क्या है, स्टार है, तो दैट मीन्स ये वाले क्या हुआ, फॉल्स, ये केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर केस नंबर सेकंड पे गए, वहां पे हमें मिला माइनस, तो माइनस भी नहीं है क्योंकि हमारा तो स्टार है, तो ये भी क्या किया, एग्जीक्यूट नहीं किया। देन उसके बाद जैसे ही यहाँ गया केस नंबर थर्ड पे, उसने देखा कि यहाँ पे तो स्टार है, तो मतलब हमारा जो केस है वो क्या हो गया, मैच हो गया। अब मैच हो गया तो अब वो क्या करेगा, इसको ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। तो उसने देखा प्रिंट एफ परसेंटेज एल एफ इंटू परसेंटेज एल एफ। देखो परसेंटेज एल एफ में क्या है, यहाँ पे ए 10 है, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉमा क्या लगा है, ए बी और ए स्टार बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बी। तो देखो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना है, ए की वैल्यू 10 है, और यहाँ बी की वैल्यू क्या है, 2 है, और ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, 10 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। और अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, दैट इज 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू परसेंटेज एल एफ किसके लिए यूज हो रहा है, ए स्टार बी के लिए, और ए स्टार बी की वैल्यू कितना है, 20। दैट मीन जो आउटपुट है, आउटपुट स्क्रीन पे वो क्या आएगा, 10 स्टार 2 इज इक्वल टू 20। देन उसके बाद देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आगे यहाँ पे हमने देखा ब्रेक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था तुम्हें कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो कहाँ यूज करते हैं, कि कोई भी केस अगर हमारा मैच कर जाता है, सिर्फ उसी केस को या उसी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है पर्टिकुलर, मतलब उसी से एसोसिएटेड पर्टिकुलर केस से एसोसिएटेड जो भी ब्लॉक है, उसी को एग्जीक्यूट करके ब्रेक हो जाए मतलब रुक जाए। देन इस केस को प्रिंट नहीं करेगा, डिफॉल्ट को भी प्रिंट नहीं करेगा, फाइनली वो रिटर्न होके क्या करेगा, पूरी ब्लॉक को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये स्विच केस था हमारा, एक हमने सिंपल कैलकुलेटर बनाया इसको यूज करके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे एंड करते हैं, हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट था ये यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।